बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 3 दिन से भूखी हूँ। बेटी मेरी मदद कर दे। मैं स्कूल से पढ़ाकर वापस लौटती तो एक फकीरनी मेरे रास्ते में खड़ी रोते हुए कहती। मैं उसे कुछ पैसे दे देती। फिर मेरी शादी दूसरे शहर हो गई। ससुराल वाले जानवरों जैसा सलूक करते। एक दिन घर से निकाला तो मैं सड़क पर भूखी बैठी थी, जब वही फकीरनी आलीशान गाड़ी में मेरे पास आई और मुझे अपने साथ ले गई। बोली, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गई। होश तो मेरे तब उड़े जब मैं उस वक्त सड़क के किनारे बैठी फूट फूट कर रो रही थी। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं एक भी कदम उठा सकूं। मैं कई घंटों से सड़क पर मारी मारी फिर रही थी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपने शहर वापस जा सकती। न तो मेरे पास राब्ता करने के लिए कोई मोबाइल फोन था और न ही कोई और तरीका था जिसके जरिए मैं घर वालों के साथ कांटेक्ट कर सकती। ये इलाका कदरे सुनसान था। यहाँ पर बहुत कम घर थे और उन घरों के अंदर रहने वाले जो लोग थे उनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक घर पर जाकर दस्तक दी। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। वो इंतहाई गुस्से से मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। चंद लम्हे तो वो मेरी तरफ ही देखती रही और फिर मुझे कहने लगी, तू वही बदकिरदार औरत है ना जिसे उसकी सास ने जलील करके घर से बाहर निकाल दिया। उसकी बात सुनकर मैंने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, उसने दरवाजा मेरे मुंह पर ही बंद कर दिया। मैं वहीं उसके दरवाजे के सामने ही बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अगली बार जब उसने दरवाजा खोला तो मुझे ठोकर मारते हुए कहने लगी, अपना गंदा वजूद लेकर यहां से चली जाओ। इस मोहल्ले में तुम जैसी औरतों की कोई भी जगह नहीं है। तुम जैसी औरतें न सिर्फ खुद जलीलो ख्वार होती हैं बल्कि इसके साथ साथ दूसरों की बेटियों को भी खराब करती हैं। मैं उसे कहना चाहती थी कि उसने मेरे बारे में जो कुछ भी सुना है वो गलत है, मगर मैं कुछ बोल ही ना पाई और खामोशी से वहां से उठकर दोबारा से चलने लगी। मुझे चलते चलते काफी देर गुजर चुकी थी। मेरे पाँव में जूते नहीं थे और मेरा हलक प्यास से सूखा पड़ रहा था। अचानक ही मुझे ठोकर लगी और मैं मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। थोड़ी देर तक मैं ऐसी हालत में ही बैठी रही। इस दौरान ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी हो। मैंने उम्मीद से सर उठाया तो सामने खड़ी औरत को देखकर चंद लम्हों के लिए तो मैं मबहूत रह गई। मैं बहुत गौर से उसके चेहरे को देख रही थी। उसका चेहरा उसी फकीरनी की तरह था जिसकी कुछ साल पहले मैं मदद किया करती थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, क्या हो गया है बेटा? लगता है तुम पर सख्ता तारी हो गया है। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये मैं ही हूं, वही फकीरनी जिसकी कुछ अरसा पहले तक तुम मदद करती थी, जिसे तुम खाने के लिए पैसे दे देती थी। फिर मैंने एक नजर उसकी गाड़ी पर डाली। वो नए मॉडल की गाड़ी थी। साथ उसका ड्राइवर भी मौजूद था जो मुअद्दब अंदाज में करीब ही खड़ा था। चलो अब गाड़ी में चलकर बैठो, मैं तुम्हें सारी हकीकत के बारे में बताती हूँ। मैं तेजी से उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। फिलहाल मैं बस किसी तरह से इस इलाके से बाहर निकलना चाहती थी, क्योंकि इस इलाके के लोग हद से भी ज्यादा जालिम थे। उन्होंने मुझे जलील रुस्वा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। थोड़ी देर के बाद गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई थी। मैंने उस खातून से पूछा कि आपके पास ये सब कुछ कैसे आ गया और आप इतनी अमीर कैसे हो गई? जब तक मैं अपने घर नहीं पहुंचूंगी तब तक मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। घर जाकर तुम्हें सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे और तुम्हारी तमाम पहेलियां भी सुलझ जाएंगी। उसने मुझे सब्र करने का कहा और खुद भी खिड़की से बाहर देखने लगी। मेरी उस वक्त भूख से बहुत ही बुरी हालत थी। उसे अंदाजा हो गया। उसने एक होटल के सामने गाड़ी रोकी और अपने मुलाजिम को खाना लाने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में मैंने पुरलुत्फ लंच किया। जब मैं उसकी हवेली में पहुंची तो मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। वो बिलाशुबा एक बहुत ही खूबसूरत हवेली थी। इससे ज्यादा खूबसूरत हवेली मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी थी। मुझे लग रहा था जैसे उसकी कोई लॉटरी निकल आई हो, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। ऐसा राज जिसे जानने के बाद मैं खुद दंग रह जाऊंगी। उस हवेली के हर तरफ नौकर चाकर मौजूद थे जो तेजी से हवेली के काम निपटा रहे थे। तजस्सुस के मारे मेरा बुरा हाल था। अब तो मुझे बता दें कि आपके पास ये सब कुछ कैसे आया, और ये भी बता दें कि आपने मेरी मदद क्यों की। सबसे पहले मैं तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब दूंगी। मैं तुम्हारा एक इम्तहान ले रही थी। उसकी बात सुनकर मैंने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा। क्या मतलब है इस बात का? मुझे गुस्से में देखकर वो मुझे पुरसुकून रहने का इशारा करने लगी और कहने लगी, यूं इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। पहले मेरी बात गौर से सुनो। और फिर जिस हकीकत के बारे में उसने मुझे बताया वो सुनकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तेज तपती दोपहर थी। मैं सर पर रजिस्टर रखे
खुद को धूप से बचाने की नामुमकिन कोशिश कर रही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं जल्द ही स्कूल से निकल आई थी। अभी रास्ते में ही पहुंची थी कि एक फकीरनी मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, खुदा के लिए मुझे थोड़े पैसे दे दो। ये वही फकीरनी थी जिसकी कल भी मैंने मदद की थी। अपनी शक्लो सूरत और बोलने के अंदाज से वो कोई सुलझी हुई औरत लगती थी। मुझे यही था कि ये कोई बहुत ही मजबूर औरत है, इसीलिए ही मांगने के लिए घर से निकली है। मैं भी बगैर चूं चरा किए उसकी मदद कर देती थी। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, चची की उसीली आवाज मेरे कानों में पड़ी। अब मैं मजीद इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका वजूद मुझे किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। या तो इसे कहें कि यहां से निकल जाए, या फिर इसकी किसी लूले लंगड़े के साथ शादी कर दे, क्योंकि अगर इसकी शादी किसी अच्छे घर की तो जहेज भी देना पड़ेगा, और मेरे पास जहेज के पैसे नहीं हैं। चची की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं उन्हें खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करती थी, लेकिन वो कभी भी मुझसे खुशी नहीं हो सकती थी। अब तो मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। अपनी पूरी तनख्वाह मैं अपनी चची के हाथों पर रख देती थी। 2 दिन तो खुशी में निकल जाते, लेकिन 2 दिनों के बाद उनका रवैया दोबारा से खराब हो जाता था। मैं पूरा महीना उन 2 दिनों के बारे में ही सोचकर गुजार देती थी कि चलो थोड़ी देर के लिए तो चची का रवैया नरम होगा, मगर अब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर होता चला जा रहा था। दादी अपना सर दोनों हाथों में गिराकर बैठी हुई थी। अचानक ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। चची ने मुझे देखा तो कहने लगी, लो जी, आ गई महारानी साहिबा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया और अपनी आंखों से आंसुओं को बहने से रोका। मैं जानती थी कि अगर बेकदर लोगों के सामने आंसू बहा दिए तो मेरी रही सही इज्जत भी फना हो जाएगी। फिलहाल मैं किसी से भी बात करने की पोजीशन में नहीं थी। इससे पहले कि मैं अपने कमरे में जाती, चची मुझे कहने लगी, तो कब जा रही हो इस घर को छोड़कर? दरअसल उन्हें अपने बेटे की फिक्र थी, क्योंकि आजकल उनका बेटा मुझ में हद से ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा था। चची को यही डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके बेटे को अपनी मोहब्बत के जाल में फांस लूं। मैं उन्हें समझा समझा कर थक गई थी कि हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसे अपना छोटा भाई मानती हूँ, लेकिन चची ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैंने कई बार उन्हें दादू से बात करते हुए सुना था कि ये मेरे बेटे को बहुत जल्द ले उड़ेगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। सच कहते हैं कि वहम का कोई इलाज नहीं होता। मेरे पास भी चची के इस वहम का कोई इलाज नहीं। कमरे में कदम ही रखा था कि मुझे खाला रशीदा की आवाज़ सुनाई दी। खाला रशीदा हमारे मोहल्ले की सबसे मशहूर औरत थी। उनके पास हर घर की खबर होती थी और ये जिस भी घर में जाती थी वहां पर फसाद ही मचता था। वो पुरजोश अंदाज में घर के अंदर दाखिल हुई और मुझे पुकारते हुए कहने लगी, अरे करम चली, तेरे नसीब खिल उठे हैं। और फिर चची से मुखातिब होते हुए कहने लगी, मैंने तुम्हारा सबसे बड़ा मसला हल कर दिया है। कमरे में जाने का इरादा तर्क करके मैं दोबारा बाहर की तरफ चल दी और खाला रशीदा की अगली बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी शादी की बात कर रही थी। मैंने बेचैनी से उनकी तरफ देखा और उनसे पूछा, आपको ये रिश्ता कहाँ मिल गया? तुम ये सारी बातें छोड़ो, तुम सिर्फ इस बात पर तवज्जो दो कि इतने अच्छे घर में तुम्हारी शादी हो रही है। लड़का बहुत बड़ा प्रोफेसर है और उसके अलावा उसके बाप की भी बहुत सारी जायदादें हैं, लेकिन बेचारों के साथ एक मसला हो गया है। जिस लड़की से उस लड़के की शादी हो रही थी, लड़की घर से भाग गई है। अब वो अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझसे कह रहे थे कि मैं किसी नेक लड़की से उनकी बेटी की शादी करवा दूं, तो मेरे जहन में अपनी प्यारी बेटी के अलावा किसी का चेहरा नहीं आया। खाला रशीदा बहुत ही प्यार से मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। दूसरी तरफ चची जान की भी आंखें चमक उठी। वो जल्दी से दादी से मुखातिब हुई और उन्हें कहने लगी, मुझे तो इस रिश्ते में कोई बुराई नजर नहीं आ रही। दादी ने उनके सामने हाथ जोड़े और कहा, पहले थोड़ा सा पता तो लगवा लो कि वो लोग किस तरह के हैं, बाद में फैसला करेंगे कि उन्हें रिश्ता देना चाहिए या नहीं। दादी की बात सुनकर मैंने सुख की सांस ली। एक यही थी जो मेरा ख्याल रखती थी और मुझे अच्छी तरह से समझती थी। कभी कभार मैं सोचती थी कि अगर दादी मेरी जिंदगी में ना होती तो न जाने चची मेरे साथ कैसा सलूक करती। दादी की वजह से ही मैं पढ़ाई मुकम्मल करने में कामयाब हुई थी। दरअसल दादी ने दादा की पेंशन संभाल कर रखी हुई थी और वो सारी पेंशन फिर उन्होंने मेरी पढ़ाई पर लगा दी। मैं उनका जितना भी शुक्र अदा करती कम था। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं शाम को ही उन लोगों को बुलवा लेती हूँ। उसने सवालिया नजरों से दादी की तरफ देखा। दादी ने भी उसे इजाजत दे दी। उन लोगों को उनके हाल पर छोड़कर मैं अपने कमरे में वापस चली आई और वहां बैठकर फूट फूट कर रोने लगी कि न जाने मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ था और न जाने ये लोग मेरे साथ क्या करने जा रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अगले दिन जब मैं दोबारा स्कूल गई तो प्रिंसिपल साहब मेरी आंखों को देखकर परेशान हो गए और मुझसे पूछने लगे
कि क्या हो गया है, क्या तुम सारी रात रोती रही हो? उनकी बात सुनकर मैंने उनकी तरफ शिकायती नजरों से देखा। यह इंसान हद से ज्यादा मेरा ख्याल रखता था और उसकी ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई इंसान मेरी जात में हद से ज्यादा दिलचस्पी ले। मैं बहुत जल्दी इंसानों के साथ अटैच हो जाती थी और मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो मैं भी प्रिंसिपल साहब से अटैच हो जाऊं। मैंने उससे कहा, यह आपका मसला नहीं है, बेहतर यही है कि आप अपने काम से काम रखें। अब की बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। लगता है कोई मुझसे नाराज है। अब यहां पर मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई और उसे कहने लगी, पहले आप मुझे ये बताएं कि आखिर मेरे साथ इस कदर प्यार से बात करने की क्या तुक बनती है? मैं भी बाकी टीचर्स की तरह ही टीचर हूं। बेहतर यही है कि मेरे साथ भी वैसा ही रवैया रखें जैसा बाकी टीचर्स के साथ रखते हैं। मुझे किसी भी किस्म की खुशफहमी में मुब्तला न करें। उसने एक गहरी सांस ली और जल्दी से संजीदा हो गया। उसने मुझे कहा, मैं बहुत पहले ही तुम्हें ये बात बताना चाहता था, मगर उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं अपनी मां को इस रिश्ते के लिए राजी कर लूं। अब की बार मेरा मुंह हैरत से खुल गया। मैंने हैरानगी से उसके चेहरे की तरफ देखा। उसने तेजी से हाँ में सर हिलाया और मुझे कहने लगा, हाँ, मैं हम दोनों के रिश्ते की बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें पहले ही दिन से बहुत पसंद करता हूं। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन ही फैसला कर लिया था कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा, मगर मुझे इसके लिए अपनी मां को मनाना पड़ेगा। ये कहकर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। मतलब आपकी मां इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है? मैंने उससे पूछा। उसने कोई जवाब न दिया। मेरी उम्मीद यहां पर ही टूट गई। मैंने उसे दो टोक अंदाज में कहा, अगर आप मेरे घर में रिश्ता नहीं ला सकते तो मुझसे इजहार करने की भी जरूरत नहीं है। और जहां तक शादी करने की बात है तो मेरा एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है। हो सकता है कि बहुत जल्द मेरी शादी हो जाए। उसने तड़प कर मेरे चेहरे की तरफ देखा और कहने लगा, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मैं तुमसे मोहब्बत का इजहार कर रहा हूं और तुम जुदाई को बीच में ला रही हो। आपको मुझसे शिकायत करने का कोई हक नहीं है। आप मुझसे इस वक्त मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं जब मेरे लिए ये सब कुछ मुमकिन ही नहीं है। आप या तो शाम के वक्त ही मेरे घर में रिश्ता लेकर चले आए या फिर ये बात भूल जाए। मैंने उससे दो टूक अंदाज में बात की और खुद तेजी से अपनी क्लासरूम में चली गई। मेरी आंखें बार बार शिद्दत गम से भीग रही थी। मैं बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल कर रही थी। मुझसे ज्यादा देर स्कूल में नहीं बैठा गया और मैं दोबारा से घर की तरफ चल दी। अभी रास्ते में ही पहुंची थी कि एक औरत की आवाज सुनाई दी, जो कि उस वक्त बहुत ही तकलीफ में नजर आ रही थी। ये वही औरत थी जो रोज मुझसे खाने के लिए पैसे मांगती थी। मैं रोती हुई उसके पास चली गई और उसके करीब बैठकर उसे कहने लगी, मेरे लिए दुआ करो क्योंकि मैं बहुत तकलीफ में हूं। मैंने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया, जबकि वो भी कराहना छोड़कर टुकर टुकर मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। तुम्हें क्या मसला है? मैंने उससे कहा, मैं काफी अरसे से स्कूल में पढ़ा रही हूं। जब मैंने इस स्कूल के प्रिंसिपल को पहली बार देखा था तो वो मुझे तभी अच्छा लगा था। तब मेरे दिल से बेसाख्ता दुआ निकली थी कि यह आदमी मेरे नसीब में लिख दिया जाए। अब वो इजहार मोहब्बत कर रहा है और मुझे इंतजार करने के लिए कह रहा है, जबकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या तुम्हारी शादी कहीं और हो रही है? उस औरत ने मुझसे पूछा। औरत की बात सुनकर मैंने तेजी से हाँ में सर हिलाया। उसके बाद उसने मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया और मुझे कहने लगी, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या मुझे थोड़े पैसे मिल सकते हैं? मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और बटुए में से उसे पैसे निकाल कर दे दिए। मुझे अपने बच्चों के लिए भी कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे वो पैसे दे सकती हो? मैंने इस बार भी खामोशी से पैसे निकाल कर उसे दे दिए। अब मेरे पास वापसी का किराया भी मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे उसकी फिक्र नहीं थी। न जाने क्यों मुझे उस औरत से अपनायत महसूस होती थी। यूं लगता था जैसे मेरा उसके साथ गहरा ताल्लुक हो। मैंने आज से पहले भी बहुत सारे लोगों की मदद की थी, लेकिन उस औरत की मदद करके मुझे दिली खुशी महसूस होती थी। मैं खामोशी से उसके पास से उठकर अपने घर वापस चली आई। जैसे ही घर पहुंची, सामने का मंजर देखकर हैरान हो गई। सामने अजनबी लोग बैठे हुए थे। मेरी चची बहुत ही प्यार से एक औरत का माथा चूम रही थी। जब मैं वहां गई तो पता चला कि ये मेरा होने वाला शौहर और मेरी सास है। अपने शौहर को देखकर एक लम्हे के लिए मेरा दिल घबरा गया, क्योंकि वो शख्स अच्छी खासी उम्र का था, जबकि मुझे हमेशा से ही अपनी उम्र के लड़के पसंद थे। उसी वक्त ही मेरे दिल ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे नसीब में कुछ और ही लिखा हुआ है। और मैं ये बात भी भूल गई थी कि फिलहाल अपनी मर्जी से मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि फिलहाल मैं किसी और के रहम करम पर हूं। जब वो वहां से चले गए तो चची मुझे मिठाई खिलाने लगी और मुझे कहने लगी, मुबारक हो, तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। चची की बात सुनकर मैंने हैरत से उनके चेहरे की तरफ देखा। मैंने दादू से पूछने की कोशिश की
तो दादू ने आंखों ही आंखों में मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैं ना चाहते हुए भी खामोश हो गई। जब चची वहां से चली गई तो मैं दादू की तरफ मुतवज्जह हुई और उनसे पूछा कि आप ये सब कैसे कर सकते हैं? आपको अच्छी तरह से अंदाजा है कि मैं इतनी बड़ी उम्र के मर्द से शादी नहीं कर सकती। देखो बेटा, मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है। तुम अपनी चची को बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। वो तुम्हें किसी भी इंसान के साथ ब्याह देगी और तुम पर जरा भी रहम नहीं खाएगी। मैं इन लोगों से मिली हूं, वो लोग तुम्हारी सोच से भी ज्यादा अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे यकीन है कि तुम उनमें अच्छी जिंदगी गुजारोगी। वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। तुम्हारी सास मुझे बहुत ही मजबूर लग रही थी। वो मेरी बहुत मिन्नतें कर रही थी और कह रही थी कि मैं एक बार रिश्ता तय कर दूं, फिर वो हमें किसी भी किस्म का शिकायत का मौका नहीं देंगी। दादू भी इस रिश्ते पर राजी लग रही थी और फिर वो काफी देर तक मुझे बैठी समझाती रही। मैंने फिर उनकी बात मानने का फैसला कर लिया, लेकिन अगले दिन मैं एक बार प्रिंसिपल साहब से भी इस बारे में गुफ्तगू करना चाहती थी। मैंने अपनी इज्जत नफ्स को कुचलने का फैसला किया और सोचा कि प्रिंसिपल साहब को जाकर बोलूंगी कि वो हर हाल में मेरे घर में रिश्ता लेकर आए, या फिर कम अज कम वो मेरी दादू से ही बात कर लें और उनसे थोड़ा सा वक्त मांग लें। फिर जब उनकी माँ राजी हो जाएगी तो बात की बात में देख लेंगे। पूरी रात मैं सोचती रही कि प्रिंसिपल साहब से कैसे बात करनी है। फिर सुबह जब मैं स्कूल पहुंची तो मायूस हो गई, क्योंकि आज प्रिंसिपल साहब स्कूल नहीं आए थे। मेरा दिन बहुत ही बुरा गुजर रहा था। मेरा किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा था। मैंने एक जानने वाली टीचर से उनका नंबर लिया और उन्हें कॉल मिलाई, मगर उनका नंबर भी बंद जा रहा था। टीचर ने मुझे कहा, लगता है कोई इमरजेंसी हो गई है, वरना वो कभी भी इस तरह से छुट्टी नहीं करते। मैंने दिल दिल में खैरियत की दुआ की। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। दोबारा मेरी प्रिंसिपल साहब से मुलाकात नहीं हुई थी। उनकी जानने वाली एक टीचर थी जो हमेशा ही मुझे अजीबोगरीब नजरों से देखती रहती थी। यूं लगता था जैसे वो मुझसे कोई बात कहना चाह रही हो, लेकिन कह ना पा रही हो। मैंने एक दो बार उससे पूछने की कोशिश की तो वो बात करते करते खामोश हो जाती। मैंने भी फिर उसे ज्यादा मजबूर नहीं किया और अपने काम में मगन हो गई। मेरे दिल में किसी भी किस्म का कोई अरमान मौजूद नहीं था। जिस तरह लड़कियां अपनी शादी पर खुश होती हैं, मैं उस तरह बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बल्कि मेरा दिल बहुत ही बुरी तरह से टूटा हुआ था। मैं किसी ऐसे शख्स के नाम होने जा रही थी जो माजी में किसी और औरत से मोहब्बत करता था और अब सिर्फ मजबूरी में मुझे अपना रहा था। और किसी लड़की के लिए इस एहसास से बढ़कर कोई और तकलीफदेह एहसास नहीं होता। दूसरी तरफ मेरी चची का खुशी से बुरा हाल था। वो बार बार मुझे गले लगाती और मेरे माथे को चूमती, मगर मैं जानती थी कि वो ये सब किस लिए कर रही हैं, क्योंकि उनकी बेटी की जान छूट गई है। जहां तक उनकी बेटी का सवाल था तो वो मेरे लिए बहुत उदास था। इस वजह से नहीं कि वो वाकई में मुझे पसंद करता था, बल्कि इस वजह से क्योंकि वो जानता था कि मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। मगर मैंने अपनी दादी के भरोसे ये रिश्ता मानने का फैसला किया था। मेरे ससुराल वाले शुरू शुरू के दिनों में मेरे साथ अच्छा सलूक करते थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि मुझे बिस्तर से नीचे भी उतरने नहीं देते थे। मेरे सारे काम ही कर देते थे। वो मुझे यही कहते थे कि तुम आराम करो, तुम हमारी सबसे लाडली बच्ची हो। मगर फिर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, सबके रवैये तब्दील होने लगे। मैं अपने शौहर के अच्छे रवैये की आदी थी। जब उसका रवैया बदला तो मुझे बहुत दुख हुआ। अब वो पहले की तरह मेरा ख्याल नहीं रखता था, न ही पहले की तरह मेरे लिए तहाइफ खरीदता था। अब वो मुझसे नजरें चुराता रहता था और मेरे साथ बहुत ही कम वक्त गुजारता था। मेरी मौजूदगी में वो दूसरी लड़कियों से बातें करता था और उनसे मोहब्बत का इजहार करता था। मैं जब उससे शिकायत करती तो वो कह देता, तुम तो अनचाही बीवी हो, तुमसे तो सिर्फ मैंने मजबूरी में शादी की है, वरना मुझे तुम्हारे वजूद से किसी भी किस्म का कोई लगाव नहीं है। उसकी इस तरह की बातें सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। जब मेरी सास ने देखा कि मेरे शौहर का रवैया बदल गया है तो उन्होंने भी अपना रवैया तब्दील कर दिया। पहले मुझे बिस्तर पर खाना मिलता था, लेकिन अब मुझे सारे घर वालों के लिए खाना बनाना पड़ता था। घर के सारे काम मैं ही करती थी। मैं उस सख्ती की आदी नहीं थी जो सख्ती मुझे मिल रही थी। उन्होंने मुझे आसमान पर ले जाकर जमीन पर पटका था। मैं बहुत बुरी तरह से टूट गई थी। जब मैं अपनी दादी से शिकायत करती तो दादी मुझे सब्र करने का कहती और पीछे चची मुझे कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए मैं अपने घर भी वापस नहीं जा सकती थी। मैं अपने ससुराल में बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रही थी। मैं रोज ही अल्लाह ताला के सामने रोती, गिड़गिड़ाती और इस अजाब से निकलने की दुआ करती। मुझे मौजों पर बहुत यकीन था। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी में भी कोई मौजा रोनुमा होगा जो मुझे इस जहन्नुम से निकाल देगा।
जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे मेरी जिंदगी भी तंग होती जा रही थी। एक दिन मेरी अपने शौहर से एक छोटी सी बात पर लड़ाई हो गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा शौहर इस छोटी सी बात पर मुझे तलाक दे देगा और मुझे घर से बाहर निकाल देगा। दरअसल बात यह थी कि मैंने उसकी माँ के लिए नाश्ता बनाना था। थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। इसी पर हम दोनों की बहस शुरू हो गई और ये कमजोर रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। मेरी सास ने मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। न तो मेरे पास पैसे थे और न ही मेरे पाँव में जूते थे। मैं सड़कों पर बेहाल फिर रही थी कि उस औरत से टकरा गई। तो आपको प्रिंसिपल साहब तो याद ही होगा। उस औरत की बात सुनकर मेरे जहन में उस खूबसूरत शख्स का चेहरा घूम गया। तब मुझ पर जो राज आश्कार हुआ वो सुनकर चंद लम्हों के लिए मैं तो कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं रही। दरअसल ये औरत बहुत ही नेक थी और इसकी ख्वाहिश थी कि इसकी बहू भी नेक हो। जब प्रिंसिपल साहब ने उससे मुझसे शादी करने के बारे में बात की तो उसने फैसला किया कि वो मेरा इम्तहान लेगी। अगर मैं इस इम्तहान में कामयाब हो गई तो वो अपने बेटे की मुझसे शादी करवा देगी। उस औरत ने जानबूझकर एक फकीरनी का भेष इख्तियार किया था। वो देखना चाहती थी कि आखिर मैं एक गरीब औरत की मदद करूंगी या नहीं। मगर मैं रोज ही उसकी मदद करती और रोज ही उसे खाने के लिए पैसे देती। जिस दिन मैं उसके सामने बैठकर रोई थी उस दिन उसने फैसला किया था कि वो अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए जरूर लाएगी। लेकिन उसी दिन ही उसका एक्सीडेंट हो गया और वो कोमे में चली गई। यही वजह थी कि प्रिंसिपल साहब भी स्कूल से एकदम ही छुट्टियां करने लगे थे। उन्होंने अपनी जानने वाली औरत के हाथों पैगाम भेजा था, लेकिन उसने भी जलन का मुजाहरा किया और मुझे प्रिंसिपल साहब के पैगाम के बारे में नहीं बताया। उस औरत ने मुझे तसल्ली दी और कहा, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे नसीब में जितनी भी सख्तियां और परेशानियां थीं वो तमाम खत्म हो गई हैं। अब तुम्हारे नसीब में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी। जब मुझे ये पता चला कि तुम्हारी शादी इस कदर जालिम लोगों में हो गई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मुझे अंदाजा था कि ये कमजोर रिश्ता कभी न कभी तो टूट ही जाएगा। उस औरत ने मुझे मजीद बताया कि वो मेरी सास से बात करती रहती थी। आज भी मेरी सास ने उन्हें कॉल करके बताया था कि वो मुझे घर से निकाल चुकी है और वो औरत मुझे लेने के लिए ही आई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मुझ जैसी कीमती लड़की को वो दोबारा खो दे। मैंने उस औरत से शिकायत की और उससे कहा, मेरा इम्तहान लेने के चक्कर में आपने मेरी जिंदगी के चंद साल ज़ाया कर दिए। वो शर्मिंदा हो गई और मुझसे माजरत करते हुए कहने लगी, मुझसे गलती हो गई है और मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा भी हूँ। मेरा बेटा तुम्हारे बगैर एक लम्हे के लिए भी खुश नहीं रहा, मगर मुझे यकीन है कि वो तुम्हें दोबारा अपने सामने देखकर ज़रूर खुश हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि वो कभी भी मुझे नहीं अपनाएगा, क्योंकि मैं पहले ही अपने आप को किसी और के हवाले कर चुकी थी। मगर जब मैंने उसके तासुरात देखे तो मैं हैरान और परेशान रह गई। वो छोटे बच्चों की तरह खुश हो रहा था और मुझसे निकाह करने के लिए बेचैन भी था। मगर अभी मेरी इद्दत मुकम्मल नहीं हुई थी। मैंने उस औरत से बात की कि मैं अपनी चची के घर जाना चाहती हूँ, मगर उसने मुझे चची के घर भेजने से इनकार कर दिया और मुझे कहा, मैं तुम्हारे साथ इसी घर में रहूंगी। जहाँ तक मेरे बेटे का सवाल है तो ये कुछ महीनों के लिए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हें कभी भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तुम आराम से यहाँ पर अपनी इद्दत गुजार सकती हो। जैसे ही तुम्हारी इद्दत मुकम्मल होगी मैं तुम्हारा उससे निकाह कर दूंगी। उस औरत ने वाकई अपना कहा पूरा कर दिया और फिर मेरी इद्दत के फौरन बाद ही प्रिंसिपल साहब से मेरा निकाह हो गया। उससे निकाह करके मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। न सिर्फ मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई थी, बल्कि इसके साथ साथ मेरी ज़िंदगी भी संवर गई थी। वो तमाम खुशियाँ जिनके लिए मैं एक लंबे अरसे से तरस रही थी वो सभी मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।